अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुमकिन है मैं कोई गलत बात बता दूं, इसलिए लिटरेचर का मुताला करो। लिटरेचर कभी झूठ नहीं बोलता। मैं कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। मरियम ने तड़प कर कहा, तुम्हारे किरदार से मुतासर होकर ही तो मैं तुम्हारे मदद के बारे में जानना चाह रही हूँ। अगर तुम कहते हो तो यकीनन ठीक ही कह रहे हो। ठीक है, ये भी तो है कि अब मेरे पास लिटरेचर का मुताला करने की मोहलत ही नहीं है। जाहिर है तुम मुझे सारी बातें तो नहीं बता सकते। अगर मोहलत मिलती तो मैं तुम्हारे लिटरेचर का मुताला जरूर करती। अगर तुम्हें मुतमईन करने के लिए मुझे तमाम रात भी यहाँ बैठना पड़े तो यकीन करो मुझे कोई यार नहीं होगा। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती कि तुम मेरे मजहब में दिलचस्पी ले रही हो। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जिस मजहब के पैरोकारों में तू जैसे मिसाली फर्द मौजूद हो वो मजहब गलत नहीं हो सकता। बकिया बातें तुम्हें बाद में भी मालूम कर लूंगी। सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि कोई शख्स अगर तुम्हारे मजहब में शामिल होना चाहे तो उसके लिए उसे क्या शराइत पूरी करना होगी। मेरे जिस्म में जैसे खून की गर्दिश यकलखती तेज हो गई। मरियम इस्लाम कबूल करना चाह रही थी। एक गैर मुस्लिम का इस्लाम कबूल करना तो बहुत ही खुशी की बात होती है, लेकिन इसके मामले में तो मेरी खुशी दो चंद हो गई थी। बातनी तौर पर तो वो पहले ही से मुसलमान थी, उसकी फितरत में अमन और सलामती थी। और इस्लाम किस चीज का नाम है, उसके तो लफ्ज़ी मैनी अमन और सलामती के हैं। ये तो अखुवत का दर्स देने वाला मजहब है। मरियम अगर इस्लाम कबूल किए बगैर ही मर जाती तो मुझे तकलीफ होती। शायद उसे मुसलमान कहना मेरी लाशऊरी ख्वाहिश थी। इस्लाम कबूल करने के लिए कोई शर्त नहीं है मरियम, मैंने खुशी से लरजती हुई आवाज में कहा। खुदा की वादानियत और उसकी आखिरी नबी पर ज़बान और दिल से ईमान लाने ही से आदमी मुसलमान हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात? मरियम ने हैरत से कहा, मैं तो इन बातों पर ईमान लाती हूँ। तुमने देखा कर्नल, मैंने खुशी से सरशार लहजे में कहा। मरियम मुसलमान हो गई। ये पहले इस्लामी तालीमात से करीब है, अब बाकायदा मुसलमान भी हो गई है। मैंने ऐसे ड्रामे बहुत देखे हैं, कर्नल नोमान ने सख्त लहजे में कहा। ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये हरकत कर रही है। क्या इस तरह मेरी जान बच जाएगी? मरियम ने हैरत से कहा, मगर मैंने तो सिर्फ इस्लाम इसलिए कबूल किया है कि मरते वक्त अली के मजहब पर हूँ। तुम नहाकर और कपड़े बदल कर आओ मरियम, मैं तुम्हें बाकायदा कलमा बढ़वाऊंगा। कलमा क्या होता है? मरियम ने पूछा। अरबी के वो अल्फाज जिनके अदा होते ही आदमी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। मैं अभी नहाकर आई, वो झपटती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। ये तुम बैठे बिठाए किस चक्कर में पड़ गए? कर्नल नौमान ने मुंह बनाकर कहा। चक्कर? मैंने हैरत से कहा, वो मुसलमान हो रही है और तुम उसे चक्कर कह रही हो? मैं किसी यहूदी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई शख्स जान के खौफ से कलमा पढ़ ले तो उसका कबूल इस्लाम लायके इतना नहीं होता। तुम गलत कह रहे हो कर्नल, मैंने संजीदगी से कहा। जो शख्स अपनी जबान से कलमा पढ़ ले उसे वो तमाम मराहत हासिल हैं जो किसी भी मुसलमान को हो सकती हैं। वो तो ठीक है अली, लेकिन दिल का हाल तो खुदा ही बेहतर जानता है। हम एक ऐसे शख्स की जबान पर कैसे यकीन कर सकते हैं जिसे एक यकीनी मौत का सा सामना है? जब तुम मान रहे हो कि दिल का हाल खुदा ही बेहतर जानता है तो फिर जबान पर यकीन करने के सिवा और क्या चारा रह जाता है? तुम्हें चाहिए था कि ये काम किसी और के सुपुर्द कर देते। ये काम तो कोई भी कर लेगा, मगर जो काम तुम्हें करना है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन मेरी लाशऊरी ख्वाहिश यही थी जब मरियम मुसलमान हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरे हाथों पर कबूल इस्लाम करे। नहीं कर्नल नोमान, ये काम कोई भी और नहीं कर सकता था। कर्नल नोमान भी बस से कंधे उचका कर रह गया। उसे अंदाजा था कि मरियम के कबूल इस्लाम से उसके लिए क्या दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। मरियम को सजाए मौत का फैसला सुनाया जा चुका था। जाहिर है मुसलमान होने के बाद उसे माफ करना पड़ता। वो ना करते तो उन्हें अंदाजा था कि मैं इस बात पर जोर दूंगा और उन्हें एक आजमाइश से दो चार होना पड़ेगा। कर्नल ज्यादा देर खामोश नहीं रह सका। तुम्हें मालूम है कि फौजी अदालत उसे सजाए मौत सुना चुकी है, उसने कहा। मरियम के मुसलमान होने के बाद क्या होगा तो खुद अंदाजा कर सकते हो। मैं मुस्कुराया। मुसलमान होने का मतलब है उसने अपनी वफादारियां तब्दील कर ली हैं। ऐसे में फैसला तो मनसूख करना ही पड़ेगा। कर्नल नौमान उठकर मुजरिबाना अंदाज में कमरे में टहलने लगा। फौजी अदालतों के सुनाए हुए फैसले आसानी से तब्दील नहीं हुआ करते, उसने कहा। इस मामले में तो फैसले पर ही गौर करना पड़ेगा। मैंने दो टोक अंदाज में कहा। गौर नहीं
बल्कि इसे बाइज्जत तौर पर रिहा करने का फैसला करना होगा। तुम्हें सोचना चाहिए कि ये मुल्की सालमियत का मामला है। कल कला को अगर ये बात इसराइल तक पहुंच गई कि उनका त्यारा हुआ करके इराक लाया गया था और हमने त्यारा खाइया करने वालों की न सिर्फ मदद की थी बल्कि इसराइल के तमाम लोगों को सराय मौत दे दी थी, तो जरा तसव्वुर करो कि हमारी पोजीशन क्या होगी। क्या हम बैक वक्त दो मुल्कों से जंग कर सकेंगे? ईरान से तो पहले ही जंग हो रही है। तुम इस मफरूजे की बुनियाद पर ये सारी बातें कर रहे हो कि मरियम हमसे धोखा कर रही है। मैंने कहा, और किसी मफरूजे की बुनियाद पर किसी की जान नहीं ली जा सकती। समझने की कोशिश करो वली, ये मफरूजा ही सही है, मगर इसकी खौफनाकी पर भी तो गौर करो। अगर खुदा न खास्ता ये मफरूजा सही साबित हुआ तो क्या होगा? अव्वल तो ये बाइद इम्कान है, लेकिन अगर ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ तो मैं मरियम को अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। उसे दुनिया के किसी गोशे में पनाह मयसर नहीं आ सकेगी। तुम उसे जो भी सजा दोगे उससे उस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकेगी जो वो हमें पहुंचा चुकी होगी। इसलिए अकलमंदी का तकादा ये है कि मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता कर्नल। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस्लाम कबूल करते ही वो रियायत की मुस्तहिक हो गई। ये उसका हक है जो उसे हर हाल में मिलना चाहिए। फर्ज करो कि तुम्हारी तवक्कुआत पूरी नहीं होती। कर्नल ने रुक कर कहा, फर्ज करो फौजी अदालत अपनी दी हुई सजा पर नजरसानी करने के लिए तैयार नहीं हुई तो क्या होगा? मैं किसी के साथ ज्यादती होते नहीं देख सकता, खास तौर पर किसी नो मुस्लिम के मामले में तो मेरे लिए गैर जानिबदार रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। अपने अल्फाज पर गौर करो अली। कर्नल के लहजे में धमकी पोशीदा थी। तुम्हारे अल्फाज भी नामुनासिब है और लहजे से भी बगावत की बू आ रही है। मैं संभल कर बैठ गया। मैं पहले गौर करता हूँ फिर कोई बात मुंह से निकालता हूँ, लिहाजा कुछ कहने के बाद उस पर गौर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे मामलात में उलझने की बजाय अपने काम से काम रखो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। मैं अपना भला और बुरा खूब समझता हूँ कर्नल। मैं कोई बच्चा नहीं जिसे तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो। इस बार मेरा लहजा भी खराब हो गया था, तो फिर वसीतर मुल्की मफादात में मैं भी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हूँ। कर्नल ने रिवाल्वर निकालकर मुझे जद में ले लिया। खुद को जेरे हिरासत तसव्वुर करो। वो तो मैं कर लूंगा, मैंने बेपरवाही से मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुमने सिर्फ मुल्की मफादात के बारे में सोचा, कुछ मजहबी मफादात के बारे में भी सोच लेते तो क्या बुरा था। अब तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम पर रिवाल्वर उठाते हुए मुझे अफसोस तो हो रहा है, लेकिन अपने फराइज की अंजामदही के दौरान बाद औक़ात नागवार सूरत हाल से भी गुजरना पड़ जाता है। कर्नल की बात मुकम्मल हुई थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला। मरियम नहाने के बाद बाहर निकल रही थी। कर्नल की निगाह उस तरफ उठी। वैसे ही किसी मौके का मुंतजिर था। मुझे मालूम था कि उसकी कैद में जाने के बावजूद मुझे कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है, मगर फिर भी मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं कैद हो जाता। मेरे ख्याल में ये एक नुकसान ही कुछ कम ना होता कि मरियम को सजाए मौत दे दी जाती। जैसे ही उसकी निगाह मरियम की तरफ उठी, मैंने चीते की तरह उस पर छलांग लगा दी। अगले ही लम्हे ना सिर्फ रिवाल्वर उसके हाथ से निकल गया था, बल्कि मैंने उसे संभलने की मोहलत दिए बगैर उसे अपने काबू में कर लिया था। बुरा ना मानना कर्नल, मैंने उसका हाथ मोड़कर पुष्ट पर ले जाते हुए कहा, मेरे भी कुछ फराइज हैं जिनसे ओहदा बरा होने के लिए बाद औक़ात मुझे भी नागवार सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। मरियम बाथरूम के दरवाजे पर ही रुक गई थी और सन्नाटे के आलम में हमें देख रही थी। चंद लम्हों के दौरान इतनी बड़ी तब्दीली उसकी समझ से बालातर थी। अगर तुम ये समझ रहे हो कि इस तरह यहाँ से बचकर निकल जाओगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, कर्नल नामान ने कहा। वो इस तरह मेरी गिरफ्त में जकड़ा हुआ था कि अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता था। मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत सख्त हिफाजती इंतजामात है, लेकिन अब मैं देखूंगा कि कौन सा हिफाजती निजाम मेरी ज़ा में दीवार बनेगा। मैंने बेपरवाही से कहा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, तुमने एक बार पहले भी हमाकत की थी और हमने उसे नजरअंदाज कर दिया था। कर्नल बोला, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें माफ कर दिया जाए। अभी वक्त है, सोच लो। मैंने एक हल्का सा कहका लगाया। उस वक्त मैं जज्बात में बह गया था, लेकिन इस बार मेरा तुमसे उसूली इख्तलाफ है। मैं तुम्हें यरगमाल बनाकर खुद भी यहाँ से निकल जाऊंगा और मरियम को भी साथ ले जाऊंगा। मैं ना तो खुद कैद होना गवारा कर सकता हूँ और ना ही ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुसलमान होने के बावजूद किसी को सजाए मौत दे दी जाए। ये तुम क्या कह रहे हो अली? दवनन मरियम ने कहा, मेरे मामले में तुम्हें इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? ये गजूली बात है मरियम। मैं इस मुतालबे पर कि तुम्हारी सजा पर नजरसानी की जरूरत है। कर्नल ने मुझे भी हिरासत में लेने की कोशिश की थी। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। कर्नल नमान को छोड़ दो अली, मरियम ने कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो अफराद के दरमियान किसी किस्म की मुखालफत पैदा हो। तुम फिक्र ना करो मरियम,
इसकी वजह तुम हारगिज नहीं हो। हमारे दरमियान उसूलों की जंग है। जो उसूली तौर पर दुरुस्त होगा वही फरीक फतेह याब होगा। तो तुम यूं मेरी बात नहीं मानोगे। मरियम ने आगे बढ़कर कर्नल नमान के हाथ से गिरा हुआ रिवाल्वर उठा लिया। मैं रिवाल्वर के जोर पर तुम्हें हुक्म देती हूँ कि कर्नल नमान को छोड़ दो। उसने सख्त लहजे में हुक्म दिया। मरियम की जुर्रत मेरे लिए हैरान कुन थी। मालूम नहीं वो क्या करना चाहती थी, ताम मुझे यकीन था कि उसमें गोली चलाने का हौसला नहीं है। इसलिए मैंने बेखौफी से कहा, तुम जरूर गोली चला दो मगर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम शायद यह समझ रहे हो कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मरियम ने धमकी दी मगर उसे खुद अपने लहजे की कमजोरी का एहसास हो गया था। फर्ज करो तुमने मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत कर भी ली, तब भी ये सोचो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कर्नल नोमान मौजूद है। गोली पहले इसे लगेगी, बाद में मुझ तक पहुंचेगी। मैंने फातिहाना अंदाज में कहा। मरियम ने एक लम्हे के लिए मेरी बात पर गौर किया और फिर बोली, तुम मुझे अहमक क्यों समझ रहे हो? गोली चलाते वक्त मैं अपनी जगह तब्दील कर लूंगी। बात बोलो कर्नल नमान मेरे शिकंजे में बेबस है। मैं इस समेत अपनी पोजीशन तब्दील कर लूंगा। गोली हर हाल में पहले कर्नल नमान को लगेगी। मरियम खामोश होगी। वो किसी खास नुक्ते पर गौर कर रही थी। ठीक है, मैं ये बात तस्लीम करती हूँ। वो किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोली, तुम जैसे शख्स पर मैं वाकई असले के बल पर भी काबू नहीं पा सकती, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि अगर तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ भी तो वजह नज़ा मैं हरगिज़ नहीं बनूंगी। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि आपस में झगड़ा मत करो और कर्नल नमान को छोड़ दो। क्या तुम ये चाहती हो कि ये मुझे कैद कर ले और तुम्हें सजा दिलवा दे? नहीं मरियम, तुम्हें मकाना बातें कर रही हो और मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ना कि मैंने मुसलमान होने का फैसला किया था और मैं ये जानती हूँ कि कोई भी ऐसा काम करने से गुरेज करना चाहिए जिससे हंगामे की फिजा पैदा हो। लिहाजा मैं अपने मुसलमान होने का फैसला वापस लेती हूँ। मरियम की इस बात से मुझे शदीद धचका लगा। कर्नल नमान के हाथ पर मेरी गिरफ्त खुद ब खुद खत्म हो गई और वो मेरी गिरफ्त से आजाद हो गया। अब मैं बराह रास्त मरियम के हाथ में दबे हुए रिवाल्वर की जद पर था। मेरी नजरों का मरकज मरियम का चेहरा था, उसके हाथ में मौजूद रिवाल्वर पर तो मेरी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या कहना चाहिए या क्या करना चाहिए। मेरी तरह कर्नल नमान भी तजब्जब का शिकार था। वो चाहता तो आगे बढ़कर मरियम के हाथ से रिवाल्वर छीन सकता था, मेरे खिलाफ कोई कदम उठा सकता था या फिर कम अज कम आवाज देकर अपने आदमियों ही को तलब कर सकता था, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। इराकी इंटेलिजेंस का सरबराह कुव्वत फैसला से महरूम हो चुका था। चंद लम्हों तक कमरे पर सुकूत तारी रहा, फिर मेरी आवाज ने इस सुकूत को तोड़ा। तुम्हें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए मरियम, मैंने कहा। अगर तुम दोनों आपस में झगड़ा खत्म कर दोगे तो जो कुछ मैंने कहा है उस पर कायम रहूंगी। हाँ, अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि मेरे इस फैसले से तुम्हारे ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो मुझे तुम्हारा मदद कबूल करने में कोई आर नहीं होगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मरियम, मैंने बेबसी से कहा। अगर मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी तो तुम्हें सदाए मौत दे दी जाएगी। फैसला तो पहले ही सुनाया जा चुका है, अब उस पर अमल दरामद भी हो जाएगा। तुम क्या समझते हो? क्या मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये फैसला किया है? नहीं अली, नहीं। ये फैसला तो मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद किया है। पूरे 3 दिन तक मैं कश्मकश में मुबतला रही हूँ, तब कहीं जाकर इस नतीजे पर पहुंची हूँ और वो भी तुमसे गुफ्तगू करने के बाद। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? तुमने मुझे बेबस कर दिया है मरियम। मैं वादा करता हूँ कि अब इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, वो सरशारी के लहजे में बोली। अब जल्दी से मुझे कलमा पढ़वा दो। उसका ये वारिहाना जज्बा देखकर मेरी आंखों में नमी उतर आई। कर्नल नोमान पर भी उसका गहरा असर हुआ था। मरियम ने उसका रिवाल्वर उसके हवाले कर दिया और कर्नल नोमान ने उससे रिवाल्वर लेकर रख दिया। मैंने मरियम को कलमा पढ़वा दिया, जो वो थोड़ी सी दिक्कत के बाद पढ़ने में कामयाब हो गई। मैंने कलमा तैयबा का तर्जुमा अंग्रेजी और अबरानी में उसे सुनाया। तुम गवाह रहना अली, मरियम ने लरजती हुई आवाज में कहा। मैंने खुदा की वादानियत और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जबान से इकरार कर लिया है और उसके साथ ही मैंने हर वो हुक्म तस्लीम कर लिया है जो तुम्हारे मजहब का है और जो ज़ाहिर है मेरे इल्म में नहीं हो सकता। लेकिन मैंने मादी में जो गुनाह किए हैं उनका क्या बनेगा? उसके लहजे में तजवीज का आंसर शामिल हो गया। हमारा मजहब कहता है कि ईमान लाने के बाद आदमी इस तरह पाक हो जाता है जैसे वो अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो और उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। खुदा का शुक्र है कि ये बात मुझे पहले मालूम नहीं थी, वरना शायद मेरी नीयत में खोट शामिल हो जाता। मुबारक हो मरियम,
मुबारक हो अली। दफादार नामान ने कहा, खुदा ने मरियम को हदायत दी, दुआ करो कि वो मरियम को इस्तकामत भी अता फरमाए। मैंने जख्मी निगाहों से कर्नल नोमान को देखा। कुछ देर पहले वो ये मानने को तैयार नहीं था कि मरियम मुखलिस है और अब वो मुझे मुबारकबाद पेश कर रहा था। मैं खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करता हूँ कर्नल, मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तुम जब तक चाहो मुझे हिरासत में रख सकते हो, मैं कोई मजामत नहीं करूंगा। कर्नल नोमान बुरी तरह झीम गया। कैसी बातें कर रहे हो अली? अब मरियम के मुसलमान होने में मुझे कोई शक नहीं रहा है। सोच लो कर्नल, मैं एक बार पहले भी जज्बाती गलती का मुर्तकिब हुआ था, अब फिर मैंने एक गलती की है। बार बार माफ करोगे तो मेरे हौसले बढ़ जाएंगे, लेकिन इस बार मैं गलती पर था। कर्नल नोमान ने फराग दिली का मुजाहरा किया। एक गलती तुमने की, एक मुझ से हुई, हिसाब बराबर हो गया। मैं तुम्हारे खिलाफ जारियत का मुर्तकिब भी तो हुआ था। मैंने कहा यह चीज डिसिप्लिन के भी खिलाफ है। हालात के तहत तो तुमने जो कुछ भी किया मैं उसे दुरुस्त तस्वुर करता हूँ। कर्नल ने संजीदगी से कहा, रही बात डिसिप्लिन की तो तुम हमारे मुलाजिम नहीं हो। तुम पर महकमा जाती कवानीन उस तरह से लागू नहीं हो सकते जिस तरह हमारे अपने मुलाजमीन पर लागू होते हैं। तुम तो हमारे मावनीन में से हो। तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपना दिल साफ कर लो। ओके कर्नल, पिछली सारी बातें खत्म। अब ये बताओ कि हम किस वक्त यहाँ से रवाना होंगे? मेरे ख्याल में ये मामला अब सुबह पर उठा रखो, कर्नल ने कहा, और अब मैं चलता हूँ। ये अपने साथ ही लेते जाओ कर्नल, मरियम ने कहा। अब इसकी जरूरत नहीं रही, मैं हंसते हुए मौत को गले लगाऊंगी। कर्नल ने मेरी तरफ देखा और मैं जल्दी से बोला, मरियम की इस बात पर मुझे हैरत हो रही है, मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। मेरी इस बात पर कर्नल मुतमईन तो हो गया, मगर उसकी हैरत बरकरार थी। ताम कुछ कहे बगैर उसने मरियम के हाथ से ख्वाबवर गोलियों की शीशी ली और कमरे से चला गया। तुमने तो उस वक्त कमाल ही कर दिया, मरियम ने कहा। यह अंदाजा तुमने कैसे लगाया कि ख्वाबवर दवा की तजवीज कर्नल ने पेश की थी? मैं पहले ही रोज समझ गई थी कि यह हरकत कर्नल नोमान की हो सकती है। तुम्हारे दबाव से मजबूर होकर उसने मुझे ये मौका फराहम करने का वादा किया होगा ताकि मैं सजाए मौत से बचने के लिए खुदकशी कर लूं। उस रात मैं पलक भी झपका नहीं सका, ना मैं एक लम्हे के लिए सोया और ना मरियम सोई। वो कुरीद कर मुझसे मजहब के बारे में सवालात करती रही और मैं अतलमकान उसे मुतमईन करने की कोशिश करता रहा। वो इस्लाम के बारे में कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जान लेना चाहती थी। उसके दिल में सच्ची लगन और तड़प पैदा हो गई थी। उसके चेहरे पर सच्चाई का नूर था। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद अब उसकी सदा में तकलीफ हो जाए, मगर अब उसे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। उसे तो बस ये फिक्र थी कि मरने से कबल इस्लाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान ले। मैं उस पर रिश्क करने के सिवा और क्या कर सकता था? जो वो कर्नल खुद मेरे कमरे में आ गया और उसने हमारे साथ ही नाश्ता किया। मैंने तुम्हारा केस वजारत दिफा को भिजवा दिया है। नाश्ते के दौरान कर्नल ने मरियम से कहा, मुझे तवक्को है कि तुम्हारी सदा पर नजरसानी हो जाएगी। तुम लोग तो यहाँ से चले जाओगे और मैं तन्हा रह जाऊंगी, मरियम ने कहा। अब हमारा और तुम्हारा मजहब अलग अलग नहीं रहा और किताबें तुम्हें थोड़ी देर बाद मिल जाएंगी। मेरे दिल पर से एक बोझ सा हट गया और मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था।